गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का रेनबो क्लासेस 2.0। आज का जो सेशन रहने वाला है ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। जितना कि क्लास में डिस्कस हो चुका था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी और जितना सिलेबस अभी तक कराया जा चुका है ऑफलाइन क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं जो अभी तक पिछले 10 ईयर्स में जो भी परीक्षा रही हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो या किसी भी स्टेट लेवल लेखपाल परीक्षा या पुलिस भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा या एसआई परीक्षा में जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में, इवन जो सिविल सर्विसेज का जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारा एक ध्येय वाक्य है, योर विक्ट्री इज आवर विक्ट्री, मतलब आप जीतेंगे तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो एमसीक्यूज का पॉलिटी का सेशन है, इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले आप जान लीजिए आज 24 जनवरी है। आप सभी को पता है कि मैंने जनवरी के सारे डेज और डेट्स आपको याद करा दिए थे। तो जो जनवरी के सारे डेट्स और डेट्स है उनमें आपको ये जानने की जरूरत होगी कि 24 जनवरी जो है वो किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी सन 1950 को 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य जो होता है भारतवर्ष में सभी राज्यों में जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनको पॉसिबल कराना, उनको अरेंज कराना असेंबली इलेक्शंस को। उसके साथ साथ जितने भी हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव है उन सभी को अरेंज कराना, उन सब की व्यवस्था कराना। अभी आपको पता है कि भारत में कितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? आप सबको पता है कि भारत में कितने राज्यों में चुनाव होने वाले? 5 राज्यों में चुनाव होंगे। कितने राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं इसकी अनाउंसमेंट अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये है इसका काम सभी राज्यों में राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यों की विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने का जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। इसीलिए हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2010 से हमने इसकी शुरुआत की राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 24 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर कोई पूछता है कि इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्रा आपको याद रखना होगा। सुशील चंद्रा इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की अनाउंसमेंट की है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तराखंड है, वो पंजाब है, वो गोवा है और मणिपुर है ना। ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें 403 विधानसभा सीटें हैं और पंजाब सेकंड नंबर पे 117 सीटों के साथ। गोवा में 60 सीटें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 24 जनवरी 2022 का ये सेशन है, क्लास जीएस का पहला सेशन है। हो सकता है कि इसके बाद 2 सेशन और आए, एक करंट अफेयर्स का सेशन और एक हिस्ट्री के एमसीक्यूज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इंग्लिश में फ्रेम किए गए हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, मैं इसकी हिंदी भी बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, देयर वर हाउ मेनी वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत की संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारत की संविधान सभा में, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया, उसमें कुल कितनी महिला थी? सवाल समझिए, जो
भारत को आजादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को। ये आजादी एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी। इस आजादी की भूमिका को तय करने के लिए ब्रिटेन की सरकार के जो मुखिया थे, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उस समय आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जब भारत आजाद हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंट एटली थे। जॉर्ज क्लीमेंट एटली 1945 में विंस्टन चर्चिल को हरा करके ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे, और उनकी पार्टी जो थी उसे हम लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी कहते हैं। जॉर्ज क्लीमेंट एटली ने 3 मेंबर डेलीगेशन इंडिया भेजा टू प्रिपेयर अ डिजाइन और फॉर्मेट और ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि भारत को आजाद कैसे किया जाए। ये 3 लोग कौन थे जो भारत आए थे? इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया? 3 मेंबर की कमेटी भेजी गई जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन ये कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए कि पूरे भारतवर्ष से जितने भी उस समय अंग्रेजी क्षेत्र थे उनमें विधानसभाएं थी, पूरे भारतवर्ष से कुल 389 लोगों का चुनाव कीजिए। 389 क्यों? क्योंकि उस समय भारतवर्ष की जो आबादी थी वो 38 करोड़ 90 लाख थी। कितनी थी? 38 करोड़ 90 लाख आबादी थी। तो ये कहा गया कि पूरे भारतवर्ष से आप 389 लोगों का चुनाव करेंगे, और प्रत्येक 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुनेंगे, जिससे कि संख्या कितनी हो जाएगी? 389, 38 करोड़ 90 लाख के हिसाब से, जिसमें से 292 लोग तो अंग्रेजी क्षेत्रों से चुन के आएंगे। अंग्रेजी क्षेत्रों से, अब अंग्रेजी क्षेत्रों का मतलब ये था कि जहां पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्जा था, और जहां पर विधानसभाएं थी, और जहां पर एमएलए हुआ करते थे, भारतीय भी विधायक हुआ करते थे। ऐसे 11 प्रांतों में 292 सीटों पर चुना जाना था, यानी कि अंग्रेजी क्षेत्रों में 29 करोड़ 20 लाख आबादी रहती थी। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हर एक 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुनना है, तो 292 सीटें अंग्रेजी क्षेत्रों में, इसका मतलब वहां की आबादी 29 करोड़ 20 लाख रही होगी। देसी रियासतें जिन पर रजवाड़ों का कब्जा था, देसी रियासतों में जो भारत की आबादी रह रही थी वो 9 करोड़ 30 लाख रह रही थी, यानी कि वहां पे 93 सीटें थी। आज की तारीख में जिस प्रकार से केंद्र शासित राज्य होते हैं, उस जमाने में उसे कमिश्नरियां कहा जाता था। कमिश्नरी में भारत की कुल 40 लाख आबादी रहती थी, यानी कि वहां से जो सीटें रखनी थी वो हमें कितनी रखनी थी? वो हमें 4 रखनी थी। सीटें कितनी रखनी थी? 4, केवल 4 सीटें। तो इतनी सीटों पे चुनाव होना था। चुनावों के बाद जो रिजल्ट आया उसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए 296 सीटों पर ही चुनाव हो पाए। और चुनावों के बाद रिजल्ट देखने में आया कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली। ये कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? आईएनसी को 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो 73 सीटें मिली। और अन्य को यानी अदर्स को कितनी सीटें मिली? तो आप 15। देखिए, बात ये नहीं होती कि आपको क्वेश्चन मैंने दिया और क्वेश्चन का सीधे आंसर बता दिया, और आंसर बताने के बाद आगे बढ़ गए तो सेशन में 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन उससे जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। उससे एसोसिएटेड और क्या क्या क्वेश्चन होता है, जैसे मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, उससे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसका आंसर जब आपको मिल जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। तो देखिए, 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 208 सीटें आपने देखा कि किसको मिली है? कांग्रेस को मिली है। और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली है, और अन्य दलों को मिली है 15 सीटें। तो इन सब में जो संविधान सभा थी, इस सब में कुल महिलाओं की संख्या पूछी गई है कि भारतीय संविधान सभा में, जिस संविधान सभा ने भारत की संविधान के निर्माण किया, उनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी महिलाएं थी भाई? महिलाएं 15 थी। अगर वो पूछता है कि दलित वर्गों की संख्या कितनी थी, दलित वर्ग के कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे 30 सदस्य थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं में मुस्लिम महिला कितनी थी। अगर कोई पूछे कि महिलाओं में मुस्लिम महिला कितनी थी, तो आप कह देंगे कि मुस्लिम महिला भाई साहब 1 थी, और जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। इनका नाम मैं अभी बता दूंगा आपको, बेगम एजाज रसूल। तो प्रश्न क्या था कि हाउ मेनी वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आप आंसर कर देंगे 15। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब आपके देखिए क्वेश्चन कितने सॉल्व हुए यहाँ पे।
भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पहला क्वेश्चन सॉल्व। उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कितनी सीटों की योजना बनाई थी? 389। 389 ही क्यों? क्योंकि भारत की आबादी उस समय 38 करोड़ 90 लाख थी। देशी रियासतों से कितने लोगों का चुनाव होना था? 93। अंग्रेजी क्षेत्रों से कितने लोगों का चुनाव होता था? 292। और कमिश्नरियों से कितनी सीटों पे चुनाव होने थे? 4 सीटों पे। चुनाव कितनी सीटों पे हुए? 296। चुनाव के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 73। और अन्य दलों को कितनी प्राप्त हुई? 15। चुनाव के बाद जो संविधान सभा बनी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। दलित वर्ग के कितने सदस्य थे? तो 30। और मुस्लिम महिला कितनी थी? तो 1। अब देखिए 15 महिलाएं थी कौन? 15 women who contributed in the making of the Constitution of India out of 389 मेंबर जो कि उसके लिए तय किए गए थे, उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 वर वुमेन। नो मोर अबाउट द वुमेन हु हैड अ हैंड इन द क्रिएटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखते कौन कौन सी महिलाएं इसमें शामिल है। महत्वपूर्ण नाम आपको देखने को मिलेंगे। अम्बु स्वामीनाथन, दक्षानी वेल्यूधन, बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला, दुर्गावती देशमुख, हंसा जीवाराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर। संसद में चुनी जाने वाली पहली एमपी, अगर कोई पूछता पहली महिला एमपी, राजकुमारी अमृत कौर। रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, भारत कोकिला भी कहलाती हैं। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी बाद में चलकर के। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी पंडित। और एनी मैस्क्रेनी। तो ये 15 महिलाओं के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनमें आप देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण नाम है। आप सबको इसमें से कई नाम तो आपको पहले से याद है। सुचेता कृपलानी है, सरोजनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है, राजकुमारी अमृत कौर है, हंसा मेहता है, बेगम एजाज रसूल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी? भारत के संविधान सभा जब काम कर रही थी तो इस बात के लिए बड़ा मामला फंसा कि नेशनल फ्लैग क्या होना चाहिए। नेशनल फ्लैग में सबसे बड़ी बात थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने जो तिरंगा फहराया था उसमें कभी चरखा था, कभी भारत माता का चित्र था, कभी कुछ और सिंबल्स के साथ हमने वो फहराया था। एक सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जाना है और उस राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या हो, कौन सा कलर ऊपर हो, कौन सा कलर नीचे हो, बीच में चरखा रखना है, चक्र रखना है या कुछ और रखना है, हर एक चीज का एक मायने हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जब भी राष्ट्रीय ध्वज की कमेटी की बात आती है तो आप कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जेबी कृपलानी उत्तर में दिया होगा, लेकिन जेबी कृपलानी इज नॉट राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को स्वीकार किया? आप बताएंगे 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को स्वीकार किया? आप बताएंगे 22 जुलाई 1947। इसको 22 जुलाई कर लेंगे। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। अब ऐसे याद रखें कि 15 अगस्त को झंडा फहराना, तो जल्दी से डिसाइड करना है कि भैया झंडा कब फहराएंगे, तो कौन सा झंडा फहराएंगे, तो 22 जुलाई को हमने डिसाइड कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस व्यक्ति ने तैयार किया था? तो डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस व्यक्ति ने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखिए आपको बता दें, आपके दिमाग में, आपके जहन में जिन्ना का नाम रहता है पाकिस्तान के निर्माण को लेकर के। बिल्कुल, जिन्ना ही पाकिस्तान के निर्माता है और भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए जो पूरा दोष चाहता है वो एक तरह से जिन्ना को जाता है। जिन्ना वो विलन के रूप में उभरे 1930 के बाद, जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 15 अगस्त की 1947 एक खुशी की लहर लेकर के आई, लेकिन एक बंटवारे का दर्द भी लेके आई। उसमें जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर के रूप में और पाकिस्तान के जनक के रूप में, पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने गए, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनके सहयोगी, उनके सहभागी, जिनका नाम था चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली, जब 1946 की बात आती है और 1946 में जब भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी, पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, उसमें पहले फिनांस मिनिस्टर के रूप में चौधरी लियाकत अली पहले वित्त मंत्री बने थे। ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाई और उस समय के जो वाइसरॉय थे, उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड बावेल, उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आप अपनी एक अंतरिम सरकार बना लें और उस सरकार की लिस्ट हमें भेजिए, किसको कौन सा मंत्रालय देना है। तो अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट, आंतरिक सरकार जो बनी, उस सरकार में वित्त मंत्री बने थे चौधरी लियाकत अली और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच कंट्री द वर्ड सेक्युलर इज बोरोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आवर होना चाहिए, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो यहां पे थोड़ी सी गलती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो कहां से लिया गया है। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कहां से लिया गया है, इस सवाल को समझिएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द कहां से लिया गया है, इसको समझते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम अपने संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष वर्ड यहां पे आपको मिल रहा होगा। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृतात्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। सॉरी, ये तीन वर्ड जो मैंने सर्कल की है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब हमने 42वां संविधान संशोधन किया तब इसे जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार चेंज हुआ है और ये एक बार चेंज 1976 में हुआ है। कौन से अमेंडमेंट में हुआ है? 42वें में हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब ये नहीं है कि पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग में था ही नहीं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान बनाने वाले लोगों की जो फीलिंग है, जो भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेक्युलरिज्म अपना एक अस्तित्व लिए हुए है। जब आप भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 जहां पे मौलिक अधिकारों का जिक्र है, वहां पे अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक पढ़ते हैं, जहां पे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, वो अपने आप में भारतीय संविधान की मूल भावना पंथ निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म को रिप्रेजेंट करता है।
सवाल यही है कि सेक्युलर शब्द यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को हमने कहां से लिया है, कहां से बोरो किया है। तो आपको बता दो, दुनिया का पहला देश जिसने सेक्युलर शब्द को गढ़ा, एक तरह से कह सकते हैं, वो है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश में धार्मिक स्वतंत्रता दी सभी नागरिकों को, और यहीं से हमने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बोरो किया है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। धर्मनिरपेक्षता मतलब स्टेट डज नॉट हैव एनी डिक्लेयर्ड रिलीजन, यानी कि देश का कोई भी घोषित धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह किसमें अपनी आस्था रखता है धार्मिक रूप से, और हर एक व्यक्ति दूसरे के धार्मिक आस्था का सम्मान करेगा। कोई किसी को फोर्सफुली अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करने या उसको फॉलो करने के लिए प्रभावित नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। On 26th of November 1949, when the Constitutional Assembly accepted the Constitution of India, there were how many members present in the Constituent Assembly? 26 नवंबर 1949। आप जानते हैं कि भारत का संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ? भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी आप कह सकते हैं कि 12 दिन कम 3 वर्षों में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और भारतीय संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को तैयार कर लिया। फाइनल डेट 26 नवंबर को भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, मगर इसे आंशिक रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। आंशिक रूप से लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू जब होता है ये 26 जनवरी 1950 को होता है। उसकी वजह ये थी कि 26 जनवरी को हमारे संविधान के निर्माता लोग और कांग्रेस पार्टी 1930 से ही भारत का स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। इस डेट की इंपॉर्टेंस को बचाए रखने के लिए हमने संविधान को 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जिस दिन इस संविधान को लागू किया उसकी बात अलग है, लेकिन जिस दिन संविधान को स्वीकार किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो दिन कितने लोग मौजूद थे? सवाल ये है। 284 लोग संविधान सभा में मौजूद थे। जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया उस दिन संविधान सभा में कुल कितने लोग मौजूद थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 284 लोग। क्वेश्चन नंबर 6। Who designed the upper part of the pages of the Constitution with the painting of Indian culture, custom and rituals? इस सवाल को समझिए। जैसे हमारे संविधान के जितने भी पेजेस हैं, लाइक दिस, इन पेजेस के अपर पार्ट में और किनारे जो बॉर्डरिंग है उसमें भारतीय संस्कृति की झलक, भारतीय कल्चर को दिखाते हुए कुछ चित्रांकन किया गया है। इन पेजेस के अपर पार्ट पे जो डिजाइन है, जो पेंटिंग है, जो सांस्कृतिक चित्रण है, जो हमारे रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है, वो चित्रण किस व्यक्ति ने किया है, यानी उसके प्रमुख चित्रकार का नाम आपको बताना है। ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जा चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जो पृष्ठ हैं उनके ऊपरी भाग में चित्रांकन के द्वारा भारतीय संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, भारत की तीज त्योहार को दर्शाने का कार्य किस चित्रकार ने, मशहूर चित्रकार ने किया? तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर नंदलाल घोष है, जो उस जमाने में शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार हुआ करते थे। शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार नंदलाल घोष ने भारतीय संविधान के पृष्ठों के ऊपरी भाग पर चित्रांकन किया है। शांति निकेतन के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड फ्रॉम। देखिए, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान के निर्माण के लिए 389 लोगों
को चुनकर के पूरे भारत से लाने की बात कही थी, क्योंकि भारत की आबादी 38 करोड़ 90 लाख थी। कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रत्येक 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुनना था। मैंने बताया था कि 292 सीटें अंग्रेजी क्षेत्रों से चुने जाने थे। अंग्रेजी क्षेत्र वे थे जहां पे अंग्रेजों ने 11 राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव के द्वारा विधानसभाओं यानी कि असेंबली का चुनाव करा करके विधानसभाओं का गठन किया हुआ था। तो जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनमें से, जैसे आज राज्यसभा में लोग चुन करके जाते हैं, उस तरीके से प्रांतीय विधानसभा में चूंकि कांग्रेस का बहुमत था तो कांग्रेस के लोग ज्यादा चुन के गए। इस सवाल में पूछा यही गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लोगों का चुनाव हुआ, क्या वो डायरेक्ट मेथड से हुआ था, क्या जनता ने वोट डाला था? ऐसा नहीं था। जो चुने गए थे स्टेट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। जब आप राष्ट्रपति के चुनाव की विधि समझेंगे तो वहां पे एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली आती है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि राज्यों में जो अंग्रेजी क्षेत्र थे उन राज्यों में विधानसभाओं का जो गठन हुआ था उसमें भारतीय सदस्य जो थे उसमें कांग्रेस का बहुमत था, और प्रांतीय विधानसभा ने जिस प्रकार से आज की प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो राज्यों की विधानसभाएं सदस्यों को चुन करके राज्यसभा में भेजती हैं, उसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो आंसर हो जाएगा स्टेट असेंबली मेंबर इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन द गेस्ट चैम्बर ऑफ विच गेस्ट। देखिए, जो आप जानते होंगे कि कोई किताब पुरानी हो जाए, पेजेस बहुत पुराने हो जाए तो वो पीले से पड़ जाते हैं, उसकी लिखावट खराब होने लगती है, स्याही फैलने लगती है, पेज खराब हो जाता है। तो सवाल यही है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी हैंडराइटिंग में, अपने चित्रांकन में जो किताब लिखी, मूल प्रति, उस मूल प्रति को प्रिजर्व यानी संरक्षण दिया गया है, उसको किस तरीके से संरक्षित रखा है कि वो हमेशा संरक्षित रहे। तो मूल प्रति को संरक्षित रखने के लिए हमने उसको एक गैस के चैम्बर में बंद कर दिया है। वो कौन सा गैस है जिसका चैम्बर बनाया जाता है, जिससे कि पेजेस बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं, जैसे कि वो शुरुआती दौर में रहे होंगे। तो यही सवाल बताया है कि द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्ड इन द गैस चैम्बर ऑफ विच गैस, यानी किस गैस के चैम्बर में हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी को रखा गया है। तो आपको बताना है हीलियम गैस का चैम्बर बना हुआ है। कौन सी गैस का? हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है। संसद भवन में यह कॉपी रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। अभी हम लोगों ने बात की थी नेशनल फ्लैग को लेकर के कि 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज ट्राई कलर यानी तिरंगे को स्वीकार कर लिया था कि अब यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। जब आप आगे बढ़ेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बाकी उसके बाद जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके के सेशन आपको मिलते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन से जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। The question number 10 is the President of India has right to summon the joint session of the both of houses of the Parliament according to the article number 108 from the Constitution. Which country this power was adopted? संविधान में एक पावर है राष्ट्रपति को, 108 नंबर आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा, विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का
एक ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है कि वो राष्ट्रपति जो है दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, दोनों लोग बैठ करके आपस में बातचीत करके किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 108 है। पहले तो एक बात याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार प्राप्त है वो कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आप बताएंगे 108। 108 एक साथ बैठो, एक साथ बैठो, 108। ठीक है, कौन से देश से लिया ये पावर कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? ज्वाइंट सेशन की जो पावर है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सेशन का पावर हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।